गुड आफ्टरनून। आफ्टर मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की इजाज़त से हम आज अपने तमाम नाज़रीन और अपने मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगज़ीन है जो अक़लियती हकूक़ के हवाले से ख़बरें शाया करता है और साथ ही साथ हम हफ़्तावार मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वेबिनार्स भी मुनक़्क़द करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौज़ू है पाकिस्तान में अक़लियती ख़वातीन को दरपेश हैरेसमेंट का मसला। आज के मौज़ू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अहम पैनल मौजूद है। They are all change makers and all fighting for the rights of minorities from the front line. हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा रोमाना बशीर, मोहतरमा सुमैरा शफीक जो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी, हमें उम्मीद है, मोहतरमा सीमा महेश्वरी, सोनिया पतरस और जिया। जिया, अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज मुझे दुरुस्त कर दें और माजरत भी। हम आज के अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम उन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव मौजूद है। आप माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर इसे देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी लगाई जाएगी। जो साथी हमसे राब्ता करना चाहें, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी नाज़िया सरदार साहिबा करेंगी। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल हैं और आपका मेन फोकस जेंडर एंड डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। आप कम्युनिटी एक्शन और कम्युनिटी ट्रेनिंग का वसी तजर्बा रखती हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस और जेंडर एंड वीमेन स्टडीज में मास्टर्स किया हुआ है। इसके अलावा आपने पॉलिटिकल साइंस में एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। आई एम सो ग्लैड दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रोग्राम टुडे। आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे चलाएं। ओवर टू यू नासिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और खासतौर पर आज के जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम जो है वो शेयर किया आज के प्रोग्राम के हवाले से। तो जैसे कि आपका साहब ने बताया है कि हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनके नाम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन जो है वो शेयर करना चाहूँगी मैं। हमारे साथ जो है सोनिया है, सोनिया पत्रस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है, एसोसिएशन ऑफ वुमेन फॉर अवेयरनेस एंड मोटिवेशन, और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, यंग जो है जर्नलिस्ट है, फैसलाबाद की इनका ताल्लुक है और ज़्यादातर काम जो है वो वुमेन राइट्स के हवाले से करती हैं और के हवाले से उसके साथ इंटरेक्ट है। इसी तरह हमारे साथ जया जी है जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती है। इनका काम जो है वो के ऊपर है, यंग एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी काम है इनका और डिफरेंट इश्यूज के हवाले से जो है मराठी वुमेन को जो है वो हाईलाइट करती है। सीमा महेश्वरी है जो कि राजनीति से ताल्लुक करती है, रिसर्चर है और माइनॉरिटी राइट्स के लिए जो है खासतौर पर खवातीन के लिए जो है वो काम करती है और इनका जो स्पेशलिटी है वो रिसर्च है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर और पर्टिकुलरली जो है वो वुमेन वो हाईलाइट करते हैं डिफरेंट रिसर्च। रुमाना बशीर साहबा है, बहुत मोस्ट जो है सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है और पीस जो है इनका फोकस है और कह सकते हैं कि थीमेटिक एरिया और कॉन्टेक्ट को जो है वो देखती हैं, एक इदारे को जो है वो हेल्प करती हैं। पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है जो कि पीस से काम करता है और से जो है वो रिसर्च करता है। मिनॉरिटी जो है उसमें कम्युनिटी वर्कर्स को आर्गूमेंट में जो है डोमेस्टिक वर्कर्स को जो है ये हाईलाइट करते हैं और इनका ज़्यादातर काम जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट करना सेम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। थैंक यू। जैसा कि आप साहब ने जो है नाज़िया, आपकी आवाज नहीं आ रही।
myself. जी, ठीक है। आज जो है हम देखेंगे कि minority women को जो harassment का है वो किस तरह से सामना करना पड़ता है. पैनलिस्ट जो है आज हमारे साथ क्वेश्चन जो है सकते हैं. कोशिश करेंगे 1.5 मिनट जो है हर जो है वो बंदा जो है वो बात करे कि harassment क्या है और harassment की कॉजेज क्या है, किस तरह से जो है ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो आती है. पहले इससे बात करते हैं, इसको फ्लोर ओपन करते हैं. आप में से कोई भी जो है बात करना चाहिए पहले तो वो स्टार्ट कर सकता है. सुनिया, रुमानाबाद, सीमा और जया. तो 1.5 मिनट और फिर अगले क्वेश्चन को जो है हम बोलेंगे. Nazia, I'm not sure if others are facing the same issue, but मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही. तो please जया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है. मेरी आवाज भी कम आ रही है. मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मैं बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं उसको सुन अब नहीं ठीक पा है, रही. अब ठीक है अब बेहतर है. जी, अब ठीक है, आपकी आवाज ठीक है. अच्छा, हम सुन मुझे सकते हैं. नाजिया की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही. मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी है समझने में. मैं ख्याल नाजिया चले. जया अभी आ रही है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, थैंक यू. दैट हाँ, क्वेश्चन ये है कि हैरेसमेंट क्या है और इसकी कॉजेज क्या है, क्यों जो है ये सोसाइटी के अंदर जो है वो यहाँ प्रमोट हो रही है, यहाँ स्प्रेड हो रही है, इसकी कॉजेज क्या है ना. थैंक यू. You can start. Yeah. Okay, thank you, Nazia. First of all, thank you for having me and especially having this space for minority women to talk and raising awareness. So harassment, if I go about legal definition, and since it's a very broad subject where a lot of time it's not very easily defined कि harassment है क्या और कौन-कौन से actions harassment के अंदर आते हैं. But it's an unwanted gesture, वो और बहुत obvious gestures जो कि physical भी हो सकते हैं, वो verbal भी हो सकते हैं, जो किसी भी और एक शख्स को uncomfortable feel कराते हैं, उसको उसके लिए अनवांटेड है, उसको डिसरिस्पेक्टफुल है और ह्यूमिलेटेड फील कराते हैं. और अगर हम जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि हम बात करते हैं हरासमेंट की, फिर मुख्तलिफ उसकी आगे तकसीम आती है हरासमेंट की कि वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर फॉल करती है कि नहीं. और फिर उसकी अगेन लीगल टर्म्स आती हैं और एकेडमिक डेफिनेशंस आती हैं कि अगर ये जेस्चर्स हैं तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर फॉल करेंगे और ये जेस्चर्स आपकी जेनेरिक हैं. बट मैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब हम ये बात करते हैं कॉजेज एंड इन रिस्पेक्ट टू वुमेन, particularly for me, not considering women as human is the reason. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पास poverty can be a reason, not having safe spaces is a reason. ख्वातीन को एक बराबर का इंसान समझना is a basic reason कि हम harassment और फिर शायद harassment से ऊपर की जो और मसाइल हैं that leads to rape as well, हम वहां तक जाते हैं. Over to you, Nazia. काफी मॉर्निंग थैंक यू सोनिया. कंफर्म लोग हैं 47. आई थिंक तो सोनिया आपको आवाज आई होगी, मैं क्वेश्चन नहीं रिपीट करना पड़ेगा. ये क्लियर है? जी, आप बात करें, अभी मैं नोट करती हूँ. क्वेश्चन पहले ये मुझे था कि हैरेसमेंट क्या है, इसकी कॉजेज क्या है ना. जी क्लियर. अच्छा, हैरेसमेंट मेरे नज़दीक है जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, क्योंकि कोई भी कोई खातून जब अनकंफर्टेबल फील कर रही हो किसी के मतलब अपोजिट जेंडर के एक्शन से, तो वो हैरेसमेंट है. वो आपको कोई गौर से देख रहा हो, घूर रहा हो, वो भी हो सकती है. हैरेसमेंट हो सकती है, वर्बली हो सकती है. ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, वो हो सकती है. लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि हैरेसमेंट की वजूहात ये है कि हमारे यहाँ मजहबी इबादत गाहें जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत के हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड्स, और हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि एक तो लोगों के पास अदर एक्टिविटीज का जो है ना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की अगर बात करें तो वो बहुत कम है. तो जब हमारे यहाँ ये कंपोनेंट होगा तो मेरे ख्याल है हैरेसमेंट की इससे बड़ी वजह जो है वो नहीं.
थैंक यू। सीमा, प्लीज आप मुझे सुन रही हैं? रिस्पॉन्ड करेंगी उस पर? सीमा, आप अनम्यूटेड हो, नहीं हो। Hello, Nazia. Are you getting my voice? Hello. Hello. जी सुन रहे सीमा, हैं? हम आपको सुन सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली मुझे नाजिया की आवाज तो बिल्कुल कम सुनाई दे रही है और शायद सिग्नल इशू पता नहीं मेरी तरफ है क्या? मेरा ख्याल है सिग्नल्स नाजिया, का कोई इशू है। सिग्नल्स का कोई इशू है। मेरा ख्याल उन्होंने सवाल ये किया था कि हरेसमेंट है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या है और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसे। मेरा ख्याल है। ओके, इसी ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं तो हैरेसमेंट जो है एक अनवांटेड जेस्चर है और एक ऐसा तासुब जो शायद किसी भी नॉर्मल इंसान को अनकंफर्टेबल कर दे। और हैरेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हैरेसमेंट हमारे यहाँ यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि हैरेसमेंट इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल, जबकि हैरेसमेंट इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। हैरेसमेंट की बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। वर्बल हैरेसमेंट है, आप जो वर्ड्स यूज करते हैं, आपका जो जेस्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका बात कोई भी कम्युनिकेशन का ऐसा जेस्चर जो सामने वाले को डिप्रेस कर दे, डिस्टर्ब कर दे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, और वो अल्फाज हो, तो ये तमाम कैटेगरीज को हम कहते हैं हरासमेंट। और अगर इसी हरासमेंट को जब हम माइनॉरिटी हरासमेंट के हवाले से बात करते हैं तो उसका सीधा सा मफहूम ये है कि मजहब के नाम पे रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप जिनकी हम बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसा जेस्चर जो रिलीजियस के बिहाफ पे, रिलीजियस आइडेंटिटी के बिहाफ पे, या कोई भी अगर हम मजहबी इमारतों की बात कर दें, रसूमात की बात कर दें, इंसानों की बात कर दें, और इवन वर्क प्लेस पे या कहीं कम्युनिटी में या सोशल स्पेसेस पे जहाँ पे सिर्फ आपको इस बात पे तंज किया जाए या कोई ऐसा कमेंट दिया जाए जिसका ताल्लुक सीधा आपके रिलीजियस आइडेंटिटी को हिट करता हो, तो इसको हम कहते हैं कि रिलीजियस बिहाफ पे कि माइनॉरिटीज को कैसे हरास किया जा रहा है या माइनॉरिटीज को हरास करना। और अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें तो माइनॉरिटीज की जो गेटअप है, ड्रेसिंग है और उनका जो वियरिंग है, खास करके मैं हिंदू कम्युनिटीज के हवाले से बात करूं कि जैसे कि राइट नाउ आई एम वियरिंग माय बिंदी, सो दिस इज आल्सो द सिंबॉलिक identification of the minority living in any culture or any country, any region, any place. तो वहां पे ये पहचान करवाती है कि इनका ताल्लुक जो है किसी स्पेसिफिक रिलीजन से है, और सामने से कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात जो मुझे सिर्फ इस बात पे दिया जाए जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, परेशान किया, कि मेरा मजहब, मेरी प्रैक्टिस, मेरी रसूमात जो है यहाँ रहने वाले दूसरे मजहब से अलग है, तो उसको मैं कह सकती हूँ कि दैट इज हरासमेंट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सीमा। जी 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 सुन रही है। थैंक यू। मिस रुमाना, अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक यू नाजिया। जैसे हमारे तमाम दोस्तों ने बहुत उसकी तमाम डायमेंशंस तकरीबन मेंशन कर दिए हैं हरासमेंट की। हरासमेंट का जो एक नजर आने वाला जेस्चर है उसको तो रिकग्नाइज किया जा सकता है, जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। तो उसको तो हम देख सकते हैं, उस पर शायद हम रिएक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो हरासमेंट का वो जेस्चर्स हैं जो नजर नहीं आते, जो महसूस किए जाते हैं, उनके असरात भी जो हैं वो बहुत डीप हैं, बहुत दूरस हैं, सामने वाले की हेल्थ को कैसे मुतासिर करते हैं, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। खवातीन में ये जो डायमेंशन है हरासमेंट की, ये बहुत बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही होती और वो मेंशन भी कर रही होती हैं, और जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं
वो उनको सुनने की बजाय वो इस स्टेज पर जा रहे होते हैं कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये कोई डिप्रेस इंसान है, इसके कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो जेस्चर जो हरासमेंट के हैं, जिनके अंदर ना अल्फाज होते हैं, ना समटाइम प्रेजेंस भी नहीं होती है, लेकिन हरासमेंट हो रही होती है। और हरासमेंट करने के जो तरीके हैं वो डिस्टेंस से भी होते हैं, वो थ्रू फोन भी होते हैं, इस तरह की चीजें हैं। कुछ इंसान हरास ऐसे भी कर रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते, वो सिर्फ बैठे होते हैं। और अगर देखने वाले लोग कहें तो कहें जिसकी वजह से हरासमेंट फील की जा रही है, जी वो इंसान तो बड़ा बेजरर है, उसमें कुछ, लेकिन वो हरासमेंट हो रही होती है। और जिस तरफ हरासमेंट हो रही होती है, वो बंदी जो है, वो खातून जो है, वो उसको महसूस कर सकती है और वो करती भी है। और ऐसे चीजें अजीब हैं। मतलब मेरे साथ एक हरासमेंट देखने का एक वाकया हुआ और वो बड़ा डीप रहा, और उस पर मैंने स्टोरी बाद में लिखी कि मैं बस में सफर कर रही थी, खवातीन के जो वो एक पार्टीशन थी, तो खवातीन वाली साइड पे मैं बैठी थी, और जो साथ ही जो मर्दों का जहां से स्टार्ट होता है, वो जाली के साथ ही एक मर्द अपनी बीवी को लेकर बैठा हुआ था, और उसकी बीवी बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखों में जैसे पानी तैर रहा था। तो मैं समझी वो बीमार है। लेकिन वो जितनी देर उस एरिया में बैठी हुई तो सिर्फ मुझे देख रही थी, और मैं उसको नहीं देख रही थी, तो मुझे मेरी साथ वाली खातून ने कहा वो आपको देख रही है, बहुत देख रही है। जब वो उतरने लगी, जिस स्टॉप पे उतरना था, तो वो खवातीन वाले खाने से उस आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ा, वो उतरने लगा। जैसे उस आदमी की नजर चौंकी तो वो पलटी और उसने आके जोर से मेरा हाथ थाम लिया, गोया वो ये कह रही थी कि मैं इनसिक्योर हूँ, मैं जिस आदमी के साथ भी हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और मैं हरास्ड हूँ, और जहां ये मुझे लेकर जा रहा है मैं वहां भी जाना नहीं चाहती हूँ। तो ये एक ऐसा जेस्चर था उसका, तो उनका जो कुछ भी ना बोल के बहुत कुछ बोलकर चला गया। तो मैं समझती हूँ जो जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट खवातीन की हेल्थ पर जाता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पर जाता है हरासमेंट का, वो बहुत खतरनाक है। और जब हम माइनॉरिटी विमेन की तरफ, मैं इसी पर्सपेक्टिव को अगर देखूं, तो उसके असरात बहुत गहरे मरतब होते हैं माइनॉरिटी विमेन, क्योंकि वो डबल हरास होती हैं। एक तो बहैसियत खातून हरास हो रही होती है, मर्दाना मुआशरा हमारे यहाँ है, और दूसरा जब उनके साथ और उन्होंने हेड पहन रखी होती है एज माइनॉरिटी विमेन, तो उनके ऊपर हरासमेंट का बोझ जो है वो डबल हो जाता है। और हरासमेंट जब मैं कह रही हूँ, तो मैं अपने दोस्तों की तमाम बात के साथ सहमत होते हुए कह रही हूँ कि बाय ऑल मीन्स, तमाम हवालों से, चाहे सिंबॉलिक हो, चाहे वर्बल हो, चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो टेक्निकल हो, क्योंकि वर्क प्लेस है ना, तो वर्क प्लेस पे टेक्निकली भी हरासमेंट होती है। तो हरासमेंट जो है वो माइनॉरिटी विमेन को डबल फेस करनी पड़ती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का जिसने बात की कि हरासमेंट क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं। उसमें 2-3 टाइप्स जो हैं उसमें बताई हैं, वर्बल है, विजुअल है और सेक्सुअल है। और कुछ ऐसी हैं जो अनदेखी हैं, जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं हरासमेंट के अंदर। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो हरासमेंट के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। इसी तरह जो है अगला जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसमें माइनॉरिटी विमेन, जैसे रोमाना जी ने बात की है अभी, कि माइनॉरिटी विमेन जो है वो ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन या डबल डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो शिकार होती हैं। इसी तरह एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि कौन सा ऐसा तबका है जो ज्यादातर हरासमेंट का जो है वो शिकार होते हैं, और क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो हरासमेंट जो है वो कहीं ना कहीं करती है या नहीं करती। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नाज़िया आ रही है। जी जी। कोई भी इसका आंसर दे सकता? एक तो ये कि कौन सा जो तबका है वो ज्यादा हैरासमेंट का शिकार होते हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो है वो हैरासमेंट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। थैंक यू।
नाजिया, harassment is a very common gesture और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हर जगह पे एग्जिस्ट करती है और मुख्तलिफ शक्ल सूरत में करती है और हर जगह पे करती है। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो उसकी एक अलग तरीकेकार है। अगर आप बाहर हैं तो आप कौन से तबके से ताल्लुक रखते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका रिलीजियस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोग। अगर हम यहाँ माइनॉरिटीज हेल्थ की भी बात करें तो जनरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो खवातीन जो कि खुद अपने आप में एक अक़लियत है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें या एक जेस्चर के हिसाब से देखें जहाँ पे औरतों को सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है, डील किया जाता है, तो वहाँ पे हैरेसमेंट बहुत आम है, जिसमें सबसे पीक लेवल पे अगर हम हैरेसमेंट को देखते हैं तो वो औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये बहुत कॉमनली पाई जाती है, खास करके वो खवातीन जो वर्किंग हैं, जो घरों से बाहर एक्सेस रखती हैं और घरों के बाहर जाती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब करती हों, चाहे वो मजदूरी कर रही हों और चाहे वो बाहर किसी के घर पे जाके काम कर रही हों, चाहे वो ऑफिस वर्क कर रही हों, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रही हों, वो मार्केटिंग में हो, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कहीं भी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि वो औरत है तो जब वो घर से निकलती है तो उसके हैरेसमेंट के जो लेवल है, कैटेगरी है, वो वहीं से शुरू हो जाता है। उससे अपने घर से निकल कर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने तक मुख्तलिफ शक्ल सूरत में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और फिर डिपेंड करता है कि वो जहाँ काम करती है वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, कैसा है। एटमॉस्फेयर अच्छा है, माहौल अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, वहाँ पे सेफ गार्डिंग पॉलिसीज मौजूद हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो हैरेस हो रही होती, क्योंकि उसका जेंडर जो है वो ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उसको हैरेस होने का। और इसी चीज को अगर हम माइनॉरिटी खवातीन के साथ अगर बात करें, कनेक्ट करें, तो माइनॉरिटी खवातीन के साथ जो है वो डबल ट्रिपल तरीके से जो है वो हैरेसमेंट का सामना करती हैं, क्योंकि सबसे पहली तो वो औरत है, फिर वो औरत होने की सबसे पहले हैरेसमेंट या एक डिस्क्रिमिनेशन लेवल दिखते हैं तो विद इन कम्युनिटी जो मेल और फीमेल एक कंपोनेंट है वो विद इन कम्युनिटी तो रहता है, बाहर जाती है औरत है, हरास होती है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस से ताल्लुक रखती है, उसकी पहचान है, तो वहाँ शायद सेक्सुअल हरासमेंट या क्योंकि सबसे डिफरेंट डिफरेंट हरासमेंट करे, किसी को काम के हवाले से या पर्सनल I कुछ think so. कंसर्न है, इश्यूज है उस, लेकिन उनको जो कमेंट्स दिए जाते हैं, उनके साथ जो उनको कमेंट्स दिए जाते हैं और उनको जो ट्रीट किया जाता है, तो उस ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं नहीं बल्कि ज्यादातर उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, क्योंकि मैं रिसर्च की थी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सीमा, आपकी आवाज आ रही है, दोबारा से मैं आपके पास आती हूँ। बहुत थैंक यू कि आपने बहुत ही कंक्रीट से पॉइंट जो है वो हमारे साथ शेयर किए। सोनिया, आप इस पे बात करना चाहेंगी प्लीज? पहला तो ये कि क्या मैं आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, उस पर पहले बात करना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान में हैरेसमेंट होती है, तो इसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। तो मैं इसमें मेरा जवाब बिल्कुल हाँ होगा कि पाकिस्तान के अंदर हैरेसमेंट होती है। और अगर इस में देखा जाए कि कौन से तबके के साथ कौन सा तबका जो है वो इसका ज्यादा शिकार है, तो मेरा ख्याल है कि खवातीन जो है वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हूँ तो वो हैरेसमेंट का शिकार जो है वो हो रही हैं। और जब जो हमारा टॉपिक है इसको अगर मैं एक ब्रॉडर सेंस पे देखूँ तो जिनसी हिरासानी का मसला जो है वो हर औरत का मसला है, क्योंकि जिनसी हिरासती करने वाला जो है वो कभी भी मजहब को नहीं देखता है। वो अगर कोई खातून हिजाब कर रही है और खातून
आप कहें कि वो हरासानी का शिकार नहीं है, एक हिजाब अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हरासानी करने वाला जो है वो मज़हब और औरत के दरमियान जो तमीज़ है ना वो समझता है और ना ही वो उससे कुछ लेना देना है। लेकिन 2022 में मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हैरेसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो वहाँ पर मुझे फील हुआ कि ये मसला ज़्यादा दरपेश है। यूनिवर्सिटी के गार्ड थे गवर्नमेंट कॉलेज के, जिन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हो रही थी और दुपट्टा नहीं सर पे लिया हुआ था, तो मेरे नाम के आगे वालिद साहब का नाम जो है उसकी वजह से और खातून होने की बिना पर उसने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो पास किए और काउंटर आर्गुमेंट किया। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये जो जजमेंट सा हमारा एक जेस्चर होता है कि सिर्फ दुपट्टा लेने या ना लेने से ही जज कर लिया जाए कि खातून का मजहब क्या है, या वो किसी जो मेजॉरिटी मजहब है उससे अगर उसका ताल्लुक नहीं है, तो वहाँ पर जो अक़लियती ख़वातीन हैं, उनके ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है इसमें, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खातून जो है वो, मतलब ये तो ख़ास तौर पे जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जाए, तो मैंने ये मतलब पर्सनली भी ऑब्जर्व किया, ये समझा जाता है कि ये बहुत बोल्ड होती हैं और ये सेक्सुअली भी बड़ी लिबरल सी होती हैं, तो इस किस्म के जो कमेंट्स हैं वो तो मैंने खुद जो है वो सहे हुए हैं। तो इसमें यह है कि अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं, उन पर हरासानी के जो वाक़यात हैं, वो उनका ज़्यादा सामना कर रही होती है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अगर एक खातून होना और फिर अक़लियत से ताल्लुक़ होना, ये दोनों ही मिलकर उसको वल्नरेबल बना देते हैं। तो किसी भी तबके से हो खातून, मेरा नहीं ख्याल कि हरासा करने वाला माफ़ करता है किसी को। थैंक यू सोनिया। जिया प्लीज, नाउ योर टर्न। बहुत शुक्रिया नाजिया। बिल्कुल पाकिस्तान में हरासमेंट होती है, और अगर मैं स्टैट्स की तरफ जाऊं तो 2022 की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स है जो ये कहता है, पर्टिकुलरली ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो ये बताता है कि पाकिस्तान 146 कंट्री में से 145 नंबर पे है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पास कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। और अगर ये है, तो आई एम ग्लैड कि अब एटलीस्ट हमारे पास वर्क प्लेस पे हरासमेंट के अगेंस्ट एंटी हरासमेंट लॉज मौजूद हैं, और वो इस बात की एटलीस्ट पेशेंटली करते हैं और ये बताते भी हैं कि हम किस स्ट्रगल से गुजरे, और एटलीस्ट वी हैव बीन रेजिंग वॉइस कि हाँ हरासमेंट होती है, वी नीड टू एक्नॉलेज इट। हरासमेंट वो तमाम अल्फाज हैं, वो तमाम बिहेवियर्स हैं जो किसी और जेंडर के लिए होते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली एक चीज मेंशन करूंगी, मेन टू फेस हरासमेंट, बट प्लीज जब भी हम के लिए बात करते हैं तो उसमें हम ये नैरेटिव नहीं सुनना चाहते कि क्योंकि मर्दों के साथ भी होती है तो आप it's fine, it's justified. No, it's not justified, no matter whosoever is facing it, but we need to acknowledge it कि दुनिया ख्वातीन के लिए उतनी सेफ नहीं है, and particularly the spaces we live in जो बहुत पेट्रियार्कल हैं, और वहां पे जब हम ये बात करते हैं कि ख्वातीन के साथ हरासमेंट होती है तो हम सिर्फ ख्वातीन की हरासमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। और उस टाइम पे हम ये नैरेटिव कि मर्दों के साथ भी होती है, हम चाहेंगे कि हम ये अगेन आपकी वो पेट्रियार्कल सोच सामने लाती है। अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड से कि जब हम हरासमेंट ही की बात करें और फिर मजहबी बुनियादों पर जब हरासमेंट होती है तो हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो बहुत ही रिलीजियसली ड्रिवन सोसाइटी है, रिलीजियसली सेंसिटिव सोसाइटी है। खैर अगर मैं इसके सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखूं तो हम सबको पता है कि हम आज स्टेज पे क्यों कब कैसे पहुंचे हैं, और अभी भी अगर आप देखें एक स्टडी है लाइफ ऑन द मार्जिन्स के ऊपर, जो ये जिसमें जितने भी रिस्पोंडेंट्स उसमें से 62 रिस्पोंडेंट्स ने ये चीज कंफर्म की है कि they face कि जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो they would not be the very positive or supportive environment for people who belong to religious minority groups living in Pakistan, whether Christians, Hindus, Sikhs and others as well. और उसमें हम देखें अभी भी हमारे पास ऐसा है कि बहुत सी जो माइनॉरिटी ख्वातीन हैं वो मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस के ऊपर जाके कंफर्टेबल नहीं होती, कि उनके साथ अगर फिजिकल हरासमेंट है, बुलिंग है, इवन साइबर हरासमेंट हमारे पास है, तो उसके साथ साथ हम ये चीज भी यहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट आप मजहबी बुनियादों पे ख्वातीन के लिए क्रिएट कर देते हैं, इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाता है
काम करने के हिसाब से कि डोंट प्रेफर लिविंग ओवर देयर इन दैट वर्किंग स्पेस, अगेन उसकी मार्जिनलाइजेशन ऐड होती है, क्योंकि हमारे पास माइनॉरिटी की ख्वातीन वैसे ही तालीम याफ्ता नहीं है, वो वैसे ही कामों में हमारे पास नहीं आ रही, नौकरियों में नहीं आ रही। और जो चंद ख्वातीन उन तमाम स्ट्रगल्स को फेस करते करते उस मुकाम पे पहुंचती हैं, वहां पे वो वर्क प्लेस जो उनके आगे बढ़ने के लिए एक उनके करियर के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे अपनी जिंदगी बेहतर बनाए, अपनी कम्युनिटी में और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, वहां पे इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करते हैं जो बहुत गैर मुनासिब है। और अगेन उससे उस एक इंसान की जो मेंटल डिस्ट्रेस तो है ये जो पूरी कम्युनिटी फेस करती है, दैट्स वेयर वी नीड टू पुट अ स्टॉप ऑन। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया जिया। रुमाना बाजी, आप शेयर करेंगे इस पॉइंट को? जी बिल्कुल। आपने पूछा कि हरासमेंट होती है या नहीं, तो दूसरों की तरह मैं भी ये कहूंगी कि यस होती है, और उसकी डायमेंशंस भी हम बयान कर चुके हैं। आपका बोलते बोलते आपका क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में उसका आखिरी हिस्सा नहीं रह गया। तो दोस्तों ने जैसे बात की, आप जरा अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए नाज़िया। क्योंकि आप ही की बात से जो है वो बात निकल के आई थी कि जो हैरेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो कौन सी खवातीन ज्यादा फेस करती हैं, लाइक जो वर्किंग वीमेन है जब वो बाहर निकलती हैं तो उसमें कौन सा तबका जो है वो ज्यादा इसका शिकार होता है, लाइक थैंक यू। डोमेस्टिक वर्कर्स की बात करते हैं अभी यहाँ पर जिक्र हुआ। जी जी रुमाना बाजी। तो इसमें ये है कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है खवातीन की काम करने के हवाले से, जो लोअर तबका है, जो मिनियल जॉब्स की तरफ है खवातीन, और वो माइनॉरिटी की वुमेन है, जो हमें डोमेस्टिक वर्कर ज्यादा नजर आ रही हैं, जो हमें भट्टा मजदूर ज्यादा नजर आ रही हैं, वहां पर जो उनकी हैरेसमेंट का लेवल है वो बहुत ही अफसोसनाक लेवल पर है। इसलिए कि वहाँ तो उनकी सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर उनकी पता नहीं कहना चाहिए कि उनका सर्वाइवल जैसे बड़ा मुश्किल है। और वो बड़ी बहादुर खवातीन है जो उस माहौल के अंदर काम भी करती हैं और हरासमेंट भी सहती हैं और अपने समेत अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती हैं, यहाँ तक उनका वो बढ़ जाता है काम। तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो वो तबका है जो आवाज भी नहीं उठाता अपने सर्वाइवल के लिए, और वो हर रोज जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं हरेसमेंट की जिनसे उनको गुजरना पड़ता है, और वो गुजरती हैं खवातीन। बहुत कम है कि किसी खातून ने रिपोर्ट की हो कि हमारे साथ काम करने की जगह पे किसी के घर में काम करते हैं या भट्टे पे काम करते हैं या कोई और इस किस्म का जो मिनियल जॉब है उस पर है, और या हमने सैनिटरी वर्कर, विमेन सैनिटरी वर्कर्स देखी हैं, उनकी जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो हरासमेंट है वो एज वर्कर जेंडर की बुनियाद पर वो बहुत ज्यादा मिजरेबल है उनकी लाइफ। तो मैं समझती हूँ ये वाला जो तबका है, तो इससे मुझे ये भी नजर आया, खासतौर पर फिर हमने मेडिकल में भी देखा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके सेशंस करने का मुझे मौका मिला हरासमेंट के हवाले से। तो वहाँ नर्सेस ने बहुत जो है वो शेयर किया कि उनके साथ जो है हरासमेंट का बड़ा वाकयात भी पेश आए हैं, और उनके साथ जो एनवायरनमेंट है उनका वो इतना कंड्यूसिव नहीं है जहाँ के वो 100% परफॉर्म कर सके। तो मुझे ये लगता है कि जो माइनॉरिटी विमेन हैं वो जब हैरेसमेंट फेस कर रही होती हैं तो वो शायद अपनी जो उनकी एबिलिटी है वो आधी शायद उनकी एनर्जी जो है वो हरासमेंट को फाइट बैक करने में लगाई जाती है, और आधी कहीं जाके वो अपना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करने के लिए लगा रही होती है। और इसका दूसरा एंगल ये है कि तबके की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, जो खवातीन ऑफिसर्स लाइन में है, जो अच्छी पोजीशन पर हैं, हरासमेंट उनको भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना उसका जो एक लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा जो है जो हाई लेवल पर है, अच्छी पोजीशन पे है खवातीन इदारों के अंदर, उनकी कोई से भी है और वो उसको टैकल भी किसी हद तक कर लेती हैं, और वो अवेयर भी हैं कि हरासमेंट 2010 का लॉ हमारे पास मौजूद है और उसके अंदर जो है वो हम कैसे आवाज उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट जो है
वो खवातीन को वैसे ही वीक करती है। जब वो छोटे लेवल की जॉब्स कर, सबऑर्डिनेट और बहुत ही छोटे लेवल की जॉब्स है, वहाँ हरासमेंट का लेवल हाई है, और जहाँ वो थोड़ी बेहतर पोजीशन में है वहाँ हरासमेंट का लेवल हाई तो रहता ही है, लेकिन उसकी शायद उसकी डायमेंशंस थोड़ी बदल जाती हैं, और वो भी आगे से फाइट बैक करने वाली खातून होती है, वो कर सकती है। तो मैं समझती हूँ साथ साथ अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हल की तरफ भी बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि काफी देर से मैं कहती हूँ कि जो खवातीन का जो विक्टिमाइजेशन का पोर्शन है उसमें अगर हम कुछ कमी ला सकते हैं हरासमेंट के लेवल से, और खास तौर पे क्योंकि हम माइनॉरिटी वीमेन को फोकस किए हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि खवातीन को एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा, और वो ऐसी पोजीशन पर काम करें जहां पर वो बाजी सब सॉरी मैं यहाँ आपको रोकती हूँ। इस वे फॉरवर्ड्स में जाते हैं तो हम इस पे बात करते हैं, चैलेंजिंग जो चैलेंजिंग सिचुएशन है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही थी। तो बहुत जो पॉइंट है आपने बहुत अच्छे जो है वो निकाले हैं इस हवाले से ग्रुप के। ये बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस में आता था कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है हैरेसमेंट या नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेलेवेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं खवातीन खुद से ऐसे करती हैं, कोई इस तरह का कंपोनेंट तो यहाँ पर है ही नहीं है। खवातीन खुद से जो है शो ऑफ करने के लिए या कपड़े ऐसे पहनते हैं, जैसे सोनिया ने अभी बात की, दुपट्टा नहीं लेते तो हम उस एक जजमेंटल स्टेटमेंट जो है वो उससे दे देते हैं। और इसी तरह रुवाना बाजी ने जो है वो जिक्र किया है कि जो लो इनकम जो है तबके से तलक रखती हैं वो ज्यादा हैरासमेंट का शिकार जो है वो होती हैं। गो के जो मैनेजर या डायरेक्टर को भी होती हैं उनको भी हैरासमेंट का जो है वो सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी रेशो जो है वो कम है। आप ही की बातों से जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, जैसे मैंने जो है वो एम्बर्स पर्सन फेडरल का जो है उसने एक रिपोर्ट में जब शायद किया हुआ है कि 2018 से लेकर 2022 तक 5008 केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हैरासमेंट के हैं। ये ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट इदारों के अंदर गए हैं। आप सबसे जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई खातून जो है वो हैरासमेंट का शिकार होती है तो उसमें सबसे पहले जो है गो के उस पे उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव बहुत ही बुरा जो है वो जाता है। फैमिली का रोल क्या होता है, सपोर्टिव होता है नहीं होता, सोसाइटल उसमें जो है वो क्या रोल अदा किया जाता है, और फिर जो गवर्नमेंट इदारे हैं या लॉ जो है जो प्रोटेक्ट करता है वो उसमें किस तरह से रोल प्ले जो है वो करता है। सबसे पहले एक खातून जो है वो हैरास्ड होती है, वो अपने इदारे के अंदर या अपने कोलीग से जो है वो कैसे सपोर्ट लेती है, अपने फैमिली से कैसे लेती है, सोसाइटल उस पर क्या असर जो है वो होता है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइडर हैं वो उस पर किस तरह से रोल जो है वो प्ले करते हैं। थैंक यू। आप में से पहले कोई भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू। मैं कर दूं नाजिया? श्योर आप कर दें। सबसे पहले जो खातून हैरास होती है और वो पहले तो खुद से डरती है, खुद से ही बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है कि उसको समझ में ये आता है कि जिस दिन मेरी फैमिली को पता होगा कि मुझे हैरासमेंट का सामना है एट वर्क प्लेस, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे कि आप जॉब छोड़ दें। तो वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए कि उसका राइट है, उसको खुदा ने कोई एबिलिटी दी है, वो सर्व कर रही है, तो व्हाई नॉट। तो जॉब छोड़ने के या छुड़वा देने के डर से वो फिर अपनी फैमिली से बात नहीं करती है, क्योंकि फैमिली का जो रोल है वो सबसे पहले फियर से स्टार्ट होता है। मुझे ये लगता है कि माइनॉरिटी वीमेन के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो वो डर जाते हैं, फैमिली जो है वो डर जाती है। ये नहीं है कि वो अपनी बेटी या बहन पर उनका एतबार कम है, वो डर के उनको सबसे पहले यही वे आउट नजर आता है कि आप ये जॉब छोड़ दें और ना जाएं, क्योंकि वो आउट ऑफ फियर एज माइनॉरिटी उनको थोड़ा होता है कि शायद अगर ये कोई फाइट बैक करेगी, अपने इदारे के अंदर कोई आवाज उठाएगी, तो उसका कोई और बैड इम्पैक्ट जो है वो इस पर ना आ जाए और हम इसको प्रोटेक्शन ना कर सकें, ना दे सकें। तो ये भी एक बात है। फैमिली सपोर्टिव होते हुए भी वो सपोर्ट रोल में काम नजर आ रहे होते हैं।
आप कहीं जाके थोड़ा थोड़ा, फैमिलीज को भी अवेयरनेस है, तो थोड़ा कुछ फैमिलीज जो हैं, सब नहीं अभी भी, कुछ फैमिलीज ने स्टैंड भी लेना शुरू किया। फिर इदारे के अंदर जब जाते हैं, तो इदारे के अंदर भी पहले तो ये होता है कि वो क्या करे, अगर वो ये बात ओपन कर देती है तो सबसे पहले वो विक्टिमाइजेशन उसकी तरफ आएगी, और उसी को कहा जाएगा कि नहीं देखिए आप ऐसा तैयार होकर आते थे, आप ऐसे बात करते थे, आप जनाब बड़ा लिबरल हैं, आप बड़ी फ्रैंक हैं, तो इस वजह से ये हो गया। उसको ये लेबलिंग जो है वो उससे डर लगता है और वो बात नहीं करती। चलो, अब मुझे ये लगता है कि 2010 का जो लॉ पास होने के बाद और कुछ खवातीन ने इसको प्रैक्टिस किया, जो ओवरऑल खवातीन की बात करें तो उससे कुछ लोगों ने हौसला भी किया, कुछ लोगों ने इसको इदारे के अंदर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि हर इदारे के अंदर एक कमेटी बनेगी, हैरेसमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट भी डिस्प्ले होगा इदारे के अंदर, तो ये कंडीशन है। तो अगर तो वहाँ ये सब है और वो उस कमेटी के आगे अपना केस रखती है, और उस केस को ज़ाहिर डिफेंड भी करना पड़ता है, जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। तो अगर तो वो एविडेंस के साथ अपनी फाइट करती है और कमेटी भी जो है वो गैर जानिबदार लकीली उसको मिल जाती है, तो वेरी गुड। अदरवाइज वो डरती है उस कमेटी का सामना करने से भी, क्योंकि वो कमेटी अगर इंक्लूसिव नहीं है तो उसको ये डर है कि उस कमेटी के अंदर जाके भी शायद विक्टिमाइजेशन जो है उसका दरवाजा उसी के लिए खुलेगा, और एट द एंड जो है वो शायद कुछ भी करके, अगर वो किसी तरह ये फाइट जीत भी जाती है, एट द एंड उसको वो जॉब जो है उससे हाथ धोने ही पड़ेंगे। तो ये जो फियर है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है माइनॉरिटी वीमेन की फैमिली के हवाले से वो इतनी साउंड नहीं होती, और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो जल्दी से जॉब छोड़े और घर चले जाए, ऐसा नहीं वो करना चाहती। तो जो सपोर्ट रोल है इदारे के अंदर से बहुत कम लकी लोग नजर आए हैं जिनको ये मिला है। अदरवाइज जो अभी तक जो रुझान है वो खवातीन की पोजीशन को कमजोर ही दिखाए जाने का रुझान है। इसलिए खवातीन जो है वो हरेसमेंट के लॉ से भी सपोर्ट इतनी लेती हुई नजर नहीं आती। मैं माइनॉरिटी वीमेन के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, और यहाँ तो मेजॉरिटी से भी हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ऐसे इदारे हैं जहाँ खवातीन ही हेड कर रही थी, खवातीन ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो मैं इदारों के अंदर जो खवातीन मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से भी बताना चाहती हूँ। एक मतलब माइनॉरिटी वीमेन की एग्जांपल है मेरे सामने, मेरे पास स्टोरी है उस बंदी की, कि जब उसको हरास किया जा रहा था तो इदारे के अंदर जो 2 से 3 खवातीन थी वो भी हैरेसमेंट वाले ग्रुप में थी, ना कि उससे हरास होने वाली खातून के साथ सपोर्ट रोल में थी। तो सपोर्ट सिस्टम जो है खवातीन को, वो एट ऑल लेवल्स, बहुत रेयर है कि उनको हर लेवल पर मिल जाए। कभी कभी फैमिली खड़ी हो जाती है और बाकी लेवल्स वीक पड़ जाते हैं, कभी फैमिली खड़ी नहीं हो रही होती लेकिन उनके इदारे से उनके कलीग्स कुछ ऐसे होते हैं जो उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वो सर्वाइवल उसका इसी तरह से हो सकता है कि सबसे पहले वो बड़ा खुद स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने के लिए उसके अंदर एक स्ट्रेंथ मौजूद हो, और भी फैमिली को कन्विंस करने के लिए भी शायद उसी को अपने अंदर से स्ट्रेंथन होना है और अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करना है, समझाना है, और इदारे के अंदर जो फाइट बैक करनी है उसको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं सपोर्ट रोल में लोगों को लेकर आ सकती हूँ। तो है ऐसा कि वो बहुत शुक्रिया रुमाना बाजी। अभी बाकी जो 3 है, सीमा, सोनिया और जया, एक तो इसमें ऐड कर लें, जैसे मैंने पहले कहा कि रजिस्टर्ड करवाने में क्या चैलेंजेस होते हैं। लाइक जैसे कोई केस हैरेसमेंट का आया है किसी अदारे में, 509 जैसे एक्ट जो है वो बात करता है कि वो जाके दर्ज करवा सकते हैं, वहाँ क्या चैलेंजेस आते हैं। और दूसरा, फैमिली सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, और जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर प्राइवेट है या पब्लिक है वहां पर वो काम करिए, वहां पर उनको रिपोर्ट कराते हुए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। थैंक यू। मैं इस पे करूं? जी सोनिया प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये कह रही थी सीमा जी बोलिए प्लीज। मैंने कहा कि मैं रोमाना बाजी की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी। 100% ऐसा ही होता है कि जब खवातीन के साथ हरासमेंट होती है, मसले मसाइल होते हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फैमिली का जो रोल होता है उसमें, क्योंकि
खौफ ज्यादा होते हैं, हाइट होते हैं इस बात से कि ये ना हो कि हम शिकायत करने जाए तो मसले बढ़ जाए। तो सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि फीमेल्स को ये कहा जाए कि भाई तुम जो है घर से बाहर जाना नहीं बंद कर दो, जो भी छोड़ दो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमारी बहुत सारी खवातीन सिर्फ इस बात की वजह से उन्हें बहुत, यानी कि अगर मैं मैरिड खवातीन की बात करूँ तो उनमें से तो बहुत सारी खवातीन जॉब पे जा ही नहीं सकती अगर इसका कोई बात हो जाए। पढ़ी लिखी खवातीन फिर भी फाइट कर लेती हैं, लेकिन जो खवातीन पढ़ी लिखी हैं वो लेबर जॉब में इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत ज्यादा ही चैलेंजेस है। और अगर मैं इस बात को सिंध रीजन से कनेक्ट करूं तो यहाँ के अगर हम गांव देहातों की बात करें, रिमोट एरियाज की बात करें या छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे बैंकस्टर खवातीन, खास करके हिंदू कम्युनिटी की खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं होती, क्योंकि उनमें सबसे पहला जो खौफ पाया जाता है वो यही होता है कि बच्चियां या औरतें घर से बाहर जाएंगी तो मसला होगा। यहाँ पे गाँव देहातों में बहुत सारी खवातीन जो है वो खेती बाड़ी में काम करती हैं, फार्मिंग करती हैं, वहाँ वो बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। जो लड़कियां, जो खवातीन पढ़ने जाती हैं, अगर आप देखें हमारे बहुत ज्यादा कॉमन जेस्चर है रिगार्डिंग जिसकी माइनॉरिटी खवातीन बहुत ज्यादा विक्टिम आई है, जिसमें हम बात करते हैं उनकी एब्डक्शन की, जहाँ वो अगवा होती हैं, फॉर्स मैरिजेस होती हैं एंड नो डाउट फॉर्स कन्वर्शन का शिकार होती हैं। और ये वाला वो जेस्चर है जिसकी वजह से माँ बाप, फैमिली, खाना सबसे ज्यादा अपने आप को इनसिक्योर वे या वो मददगार महसूस करते हैं। अभी इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से अभी हम कुछ गांव देहातों में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एक्टिविटी कर रहे थे। लिटरली एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने तक ने भी बड़ी हिम्मत की कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने खानदान की लड़कियों को जो है बाहर निकालूं और पढ़ाऊं। और सबसे पहले मैंने अपनी घर से शुरुआत की। मेरी बहन हैदराबाद में पढ़ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ आ गया हूँ। और आप जो बेसिक फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं और जिस तरह का माहौल और जिस तरह के मामला हमारी बच्चियों के साथ होते हैं, तो हमारा सबसे पहला पैगाम ये कि बेशक हमें आप बेसिक जो बुनियादी जरूरत है वो हमें ना दें, लेकिन बराए मेहरबानी हमारी माँ बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि हम अगर बाहर जाएं, हम कमाने जाएं तो हमें ये लगे कि पीछे हमारी जो है बच्चियां खवातीन महफूज है। इससे आप अंदाजा कर लें कि हैरेसमेंट या इस तरह के जो मामला स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी की औरतों और बच्चियों के सामने है वो किस लेवल पर है। 2010 के एक्ट की बात करें, वो इस बात की बेशक इजाजत देता है कि हमें पूरा राइट है, पूरा इख्तियार है कि हम इस तरह की केसेस को जो है रजिस्टर करें, आगे उनसे बातचीत करें और अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत दर्ज करें। जैसे नाजिया आपने 2018 से लेकर अब तक जो रेशो बताया है 5000 और आपने कोई रेशो बताया, हैरेसमेंट का जो लेवल है उस लेवल को आप 2018 से 2023 तक 5 साल से 6 साल का जो एक लंबा पीरियड है, क्या आपको लगता है कि ये नंबर जो है एप्रोप्रिएट है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ वो केसेस हैं जो शायद पढ़ी लिखी खवातीन ने जो रजिस्टर्ड करवाए हैं। हमने की बेशतर खवातीन, इवन मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप पढ़ी लिखी, मेरी यहाँ पे फैलोज, मेरी साथी, मेरी दोस्तें यहाँ मौजूद है, हमने इसकी बहुत खवातीन ऐसी हैं जो अक्सर होगा बहुत सारी बातों को जो है नजरअंदाज कर जाए। हम सिर्फ अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें, उनके कंप्लेंट। सीमा प्लीज आप कंक्लूड कर सकती हैं प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रही थी नाजिया कि अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ का भी जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है दैट इज नॉट टू गुड। इवन हमारे पास जो कानून मौजूद है उसके बावजूद भी अगर वो रिस्पॉन्स गुड होता तो मेरे ख्याल से ये जो कंप्लेंट का आपने जो नंबर बताया, स्टैटिस्टिक्स बताया, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब हमारे कंप्लेंट मैकेनिज्म को और बेहतर होने की जरूरत है और उसके लिए अहम जरूरत ये है कि अवाम खवातीन में इस बात की अवेयरनेस मौजूद हो, जो कमेटियां बननी चाहिए हर इदारे में, हर जगह पे। हमारा जी सीमा इस पे आते हैं प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। और जो खवातीन डोमेस्टिक वर्क करती है वहाँ पे भी इस कानून की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जी नाज़िया, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सीमा और रुमाना बाजी, बहुत डिटेल में जो है चीजों को शेयर किया। आफ्ताब साहब आप मुझे बता सकते हैं हमारे पास टाइम कितना है, नहीं तो नेक्स्ट स्पीकर जो है हम उनसे क्वेश्चन को जो है
आगे लेके चलते हैं प्लीज। जी आफ्ताब साहब, मुझे टाइम का बता सकते हैं हमारे पास और कितना है? जी हमारे पास 15 मिनट और है, आप ले सकती हैं जी 15 मिनट बिल्कुल और। ठीक। जी सोनिया से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको 1 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो जाते हैं, ताकि वो बहुत जरूरी है जिसमें रोल आएगा सोसाइटी का और गवर्नमेंट का और फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और जो खवातीन के लिए तहरीकें काम करती है उनके लिए। आप पिछले क्वेश्चन को जो है 1 मिनट में अगर कंक्लूड कर देते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, जिसपे हमें अच्छा, मैं इसमें बहुत जो है वो कंक्रीट से पॉइंट देने की जरूरत है। थैंक यू नाज़िया। जी सोनिया सुन रहे हैं? जी, मैं इसमें क्विकली यही कहना चाहूंगी कि फैमिली के सपोर्ट की आपने बात की, तो फैमिली का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल इसमें फर्स्ट स्टेप पे होना चाहिए। मैंने 2022 का डाटा आईजी पुलिस मॉनिटरिंग पंजाब से 2022 का डाटा मंगवाया, तो मेरे लिए हैरानकुन चीज थी कि उसमें सिर्फ 10 केसेस जो थे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के थे, और साइबर स्टॉकिंग जैसे 2 केसेस और रेप के जो है वो 4039 केसेस थे। तो इसमें मेरा ख्याल है सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सिर्फ फैमिली की तरफ से है या हमारे कुछ सोशल जो बिहेवियर है वो भी इसमें फॉल हो रहे हैं। क्योंकि क्या सिर्फ अगर मैंने पंजाब का डाटा मंगवाया तो मेरे ख्याल में कि जो 1,27,00,000 की आबादी है उसमें सिर्फ चंद खवातीन ही हैं जो कि हमारे अदारों को भी होश दिलाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जितने 2000 अगर 22 का पूरा साल देखें तो उसमें ये जितने केसेस हैं ये तो शायद आटे में नमक के बराबर भी ना होंगे। और जब फैमिली की तरफ से बात की जाती है तो फैमिली मेरे ख्याल में है कि फर्स्ट स्टेप पे फैमिली होनी चाहिए जो कि सपोर्ट कर रही हो खातून को। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक कह लें कि बात की जाती है कि खवातीन जो है वो अदालतों में नहीं जाती, खवातीन पुलिस स्टेशन में नहीं जाती, तो ये कुछ हमारे यहाँ स्टिग्मा जो है वो पाया जाता है। इसमें अब समझने वाली बात यह है कि जब किसी के साथ भी किसी किस्म की भी कोई हैरेसमेंट हुई है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो रिपोर्ट करना है, उसको रजिस्टर करवाना है। और हमारे मेरा ख्याल है कि ये भी देखना चाहिए कि इंसाफ का जो पहला तकाजा है वो यही है कि हम पहले रिपोर्ट दर्ज करवाएं, क्योंकि पहला रास्ता ही हमारे पास यही है। हमारी सोसाइटी ने इसको जो है ना वो इज्जत और गैरत के साथ मंसूब कर दिया है कि हमारे यहाँ जो शरीफ खवातीन है उनका ये शेवा नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में जाती हैं। और यहाँ पे मैं अदारों का भी जिक्र करती चलूँ कि जो बैठे होते हैं लोग अदारों में, खातून जब रिपोर्ट दर्ज करवाने जैसे तैसे भी पहुंच गई पुलिस स्टेशन, तो वहां पे फिर जो अदारों का रवैया है, जो पुलिस ऑफिशियल्स का रवैया है, वो भी बड़ा मैटर करता है कि वो किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग क्या कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन उनके जो है वो देखने की या उनकी सिचुएशन सुनने की बजाय इधर उधर की बातों में उनको लगा देते हैं। आपने कुछ किया होगा, आपकी ही गलती होगी, कुछ पहना ऐसा होगा, मेकअप ज्यादा किया होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी जेंडर सेंसिटाइज जो है वो होना चाहिए। तो थैंक यू सोनिया। encourage करना चाहिए सपोर्ट के लिए। जी थैंक यू। जिया प्लीज। बहुत शुक्रिया नाजिया। अभी तो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस की, जिसमें हमारे फॉर्मल वर्क प्लेसेस या इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाते हैं। बट अगर मैं खुद की ही बात करूं तो मैं ही अगर सड़क पर निकल जाऊं तो एक दिन में मुझे कितनी दफ़ा स्ट्रीट हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। और वो आपके लिए कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो प्रॉब्लली जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आपके लिए सुनना बड़ा नॉर्मल है। और यही वजह है कि कितनी सारी ख्वातीन वो बाहर नहीं निकलती, वो काम नहीं करती। और अगेन मुझे तकरीबन, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी रोमाना और सीमा ने शेयर कर दी, बट अगेन जब मैं खासकर वर्क प्लेस की बात करती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है हमारे पास इन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए, एंड आई एम हैप्पी कि हमारे पास ये पॉलिसी चेंजेस आई हैं अब आके, और ये एडवांसमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं जो एक्नॉलेज करती हैं। बट अगेन प्रोसीजर कितना ही अभी इम्प्लीमेंटेटिव उस लिहाज से इजी है और वो कितना ही सपोर्टिव या एनेबलिंग एनवायरनमेंट है। मैं खुद शायद 10 दफा सोचूंगी किसी इस चीज को रिपोर्ट करते हुए, दो आई कम फ्रॉम एन एम्पावर्ड बैकग्राउंड, बट
वो इतना एक्सटेंसिव प्रोसीजर आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ट्रॉमेटिक हो, आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उसे अगेन उस प्रोसीजर को लो। उसके साथ साथ जो उसके बैगेजेस आते हैं कि वो ख्वातीन जिनको ऑलरेडी स्पेसेस में काम नहीं मिल रहा, वो उस स्पेस में भी काम नहीं कर पाती, तो वो जो उसके साथ उसके रिपरकशंस आते हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, टू हाईलाइट। एंड अगेन जब हम ये सारे बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं कि ख्वातीन की ड्रेसिंग और हम विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं और हम अगेन सारा बर्डन औरतों के ऊपर डाल देते हैं, और मोस्टली ये होता है कि या तो हम ये कहते हैं कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, नंबर 1, और दूसरा हम ये कह देते हैं कि फलां जगह भी तो होता है। जब आपके घर के साथ वाला अगर घर वो साफ होगा या नहीं होगा, आप उससे कंपेयर नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना घर साफ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्पेसेस हमें ये नैरेटिव मिलता है कि ख्वातीन घर बैठ जाए। आई रियली वांट टू अर्ज पीपल कि क्यों घर बैठ जाए, एंड दिस इज द टाइम कि हम बड़ा क्रिटिकली आके इन चीजों को सोचिए। हम अरसे हो गए इन चीजों के ऊपर बात करते आ रहे हैं, और फिर हमें वही एक्सट्रीम पेट्रियार्कल नैरेटिव सुनने को मिलते हैं, जिसमें आप एक ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज को रोक रहे हैं। और अगेन ये इतना विशुअल साइकिल है, जिसमें खासकर अभी हमने बहुत कम आई थिंक रिलीजन को हिट किया, अभी हम ज्यादा जेंडर की पर्सपेक्टिव से बात करें। और अगर हम उसमें रिलीजन का एलिमेंट ऐड करते हैं, आप ये बताएं कि कितनी ख्वातीन के लिए बीइंग फ्रॉम अ रिलीजन माइनॉरिटी ग्रुप उनके लिए आसान होता है उस जगह पे अपने रिलीजन को ही डिस्क्लोज कर देना। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रिलीजन को नहीं डिस्क्लोज कर पाती बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेजेस। और आप ये इमेजिन करते हो कि ये स्पेस जो अभी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, द मोमेंट इट कम्स इन ये कितनी क्रैश डाउन कर जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और उसके साथ साथ जितने भी आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या एजुकेशन हेल्थ जो भी मैटर्स आते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और अगर यहाँ पे बात कीजिए सपोर्ट की, अगेन यस हमारे पास स्पेसेस हैं, ये जो एक पर्टिकुलर स्पेस हमने बनाई है, ये ख्वातीन जो सब काम कर रही है, इदारे बने हैं, ये एटलीस्ट हमें वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो सूरत हाल हम देखते आ रहे हैं एटलीस्ट आने वाले सालों में वो ना आए। जो तरबियत हो चुकी है, जो बेहतर नहीं हो सकी, एटलीस्ट चलो अगली आने वाली चंद जनरेशन उस चीज के लिए सेंसिटिव इनफ हो कि जो आपने जेंडर स्टीरियोटाइप्स डेवलप कर ली और रिलीजन के लिए आपने इतना हेट लोगों में भर दिया है, दैट्स नॉट गोइंग टू गिव एनीवन एनी एडवांटेज। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन ये है, आप सबको आ रही है क्वेश्चन ये है कि हैरेसमेंट होने वाली जो खवातीन है उस पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं और सिविल सोसाइटी जो है, खासतौर पर जो कंसर्न इदारे हैं खवातीन के हमसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक तो हैरेसमेंट का शिकार होने वाली जी जो हैरेसमेंट का शिकार होने वाली खवातीन है उनकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर पर जो विमेन कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जैसे पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इम्बर्स पर्सन, और जो तहरीकें हैं सिविल सोसाइटी की जो खवातीन को स्पेसिफिकली देख रही हैं, लाइक जैसे औरत मार्च है, विमेन एक्शन फोरम है, तहरीके निस्वा है, इस तरह के इदारे जो हैं उनका रोल क्या बनता है इस सारी चीजों को जो है वो ओवरकम करने के लिए, और गवर्नमेंट इदारे का क्या रोल बनता है उनके लिए बना हुआ है एज अ पेपर वर्क है, या फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से जो है वो हो रही है। क्वेश्चन जो है 2-3 है, जैसे इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे क्या होता है, सिविल सोसाइटी का इसमें रोल क्या है, और बीइंग ए विमेन जैसे हम सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारा रोल क्या है इसमें, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, और सोसाइटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी जो है वो इसमें रोल प्ले कैसे वो जो है वो कर सकती है। थैंक यू। क्या आपसे स्टार्ट कर लें इसको? आई एम नॉट श्योर आपने किसका नाम लिया है, बट आई वुड लाइक टू जया आप ही का नाम लिया। ओके क्या मैंने सेम्स आई वुड से कि ये मैं क्योंकि इन लोगों के साथ किसी न किसी तरह से मुंसलिक रही हूँ और हम ऑब्जर्व करते रहते हैं एटलीस्ट, तो मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। काम किया जा रहा है, पॉलिसी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं। मैं बहुत से इदारों को भी देखती हूँ जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास डायलॉग्स हो रहे हैं, बट अगेन हमें ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम किसी तब्दीली के लिए एडवोकेसी करते हैं, नंबर 1 उसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है। और जब आपके सोसाइटी में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जिसमें लोगों को लगता है कि ये इशू ही नॉन एग्जिस्टेंट है, तो उसके लिए फिर आपको और एक अवेयरनेस की ऊपर काम करना पड़ता है। सेकेंडली हमें माइंडसेट चेंजेस के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसमें अगेन मैस अवेयरनेस आती है। जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, इसके सेंस को, नो वन वुड गो
टू एनी प्लेस टू रिपोर्ट इट, क्योंकि उनको लगेगा ही नहीं, उनको लगेगा कि ये नॉर्मल है। मुझे शायद ये पहले नहीं अंदाजा था कि मेरे साथ अगर हरासमेंट हो रही है तो इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन। हमें शुरू में हमें यही लगता है कि इट्स इनएविटेबल, ये तो होना ही था क्योंकि एक आप खातून है, जो हम बचपन से टीवी ड्रामो मूवीज से देखते आ रहे थे, तो हमें लगता था इट्स वेरी नॉर्मल। और बहुत अरसे बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपको तब आके समझ आती है ओ नो दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ये तो नॉर्मल नहीं है। बट आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि आप खवातीन को ये बताते हैं डोंट सिट लाइक दिस, डोंट टॉक लाइक दिस, और अपने मर्दों को नहीं सिखाते। तो सेकेंडली आपको माइंडसेट्स के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, जिसमें मैथ्स अवेयरनेस है, एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन है। फिर थर्ड जगह में चीज आती है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए जो इनेबलिंग हो खवातीन के लिए, इनेबलिंग हो माइनॉरिटीज के लिए, उसके ऊपर। एंड देन फोर्थ आपके पास पॉलिसी चेंजेस आती हैं जिसमें आप अपने लॉज के ऊपर काम करते हैं। आई वुड से कि पाकिस्तान में ठीक है हम बहुत काम कर रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट ऑल दीज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, कमेटीज बनी हुई, इनका बड़ा अच्छा काम है। ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्रीज हैं, women rights के ऊपर, they are all working। और शायद उसकी वजह से आज हम ये डिस्कोर्स भी जनरेट कर रहे हैं कि हम रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे हैं और हम खासकर जेंडर गैप को कम करने के ऊपर बात कर रहे हैं। बट आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा काम है करने को, क्योंकि जो हमारी मैसेज हैं, कितने लोगों को इस लॉ के बारे में पता होगा, और अगर कितने लोगों को पता होगा तो कितने लोग जाएंगे। तो वो जो छोटे छोटे काम हमारे पास अभी बीच में गैप्स हैं, वी नीड टू वर्क अराउंड इट। और वो काम सिर्फ तब होगा जब हम साइमल्टेनियसली ये सारा काम इकट्ठा करेंगे। आई वुड से कि मसाइल अभी भी बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं इनको करने वाली, उनकी हमें क्वालिटी कंट्रीब्यूशन ओपन मैसेज में कम नजर आती है। आपको इसका काउंटर नैरेटिव ज्यादा नजर आएगा सुनने में, उसके ऊपर हम जितना किरदार अदा कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप कहीं पे सबसे जो छोटा स्टेप बट आई वुड से कोई ले सकता है कि अगर आप कहीं पे भी हरासमेंट देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आप कहीं पे भी देख रहे हैं वर्क प्लेस में, तो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट अ स्टॉप अराउंड इट। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी बाहर की स्पेस में तो बैठ के आप बात करें हरासमेंट के खिलाफ, लेकिन जब आपके सामने हो रहा है तो आप उस खातून को आके कहें कि ओके इट्स ओके फॉरगिव देम, अच्छा खैर है, तुम्हारा ही डाउट होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल्फ डाउट में होते हैं कि शायद मुझे ऐसा लगा होगा, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा नहीं किया होगा। एंड दैट्स नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके सेल्फ डाउट्स इतने बना दिए गए हैं। प्लीज मेरी एक कॉल टू एक्शन एटलीस्ट सबके लिए होगी कि वेर एवर द स्पेस इज, वेर एवर यू फील कि दिस इज एन इशू, तो उसके लिए आवाज उठाना शुरू करें, हाईलाइट इट दैट इशू, ताकि जो हम अभी ये बात करें कि ये मसाइल हल कैसे होंगे, वी सी देम बीइंग सॉल्व्ड इन सूनर स्टेज। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया जिया, बहुत ही आपने जो है बताया सोसाइटल लेवल पे क्या करने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने कितना जो है प्रोग्रेसिव इस पे जो है वो काम किया है, सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो उसको डिफाइन किया आपने। एक चीज सुनिया आपसे जो है वो कि इम्पैक्ट इसका क्या होता है, दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है या सिविल सोसाइटी जैसे यंग आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप जो है इसमें किस तरह से अपना रोल प्ले जो है वो कर रहे हैं बीइंग अ खवातीन। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो खवातीन इसका शिकार होती है हरेसमेंट का, तो सबसे पहले तो वो सोनिया आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? कम आ रही है। हाँ, अभी कुछ बेहतर है। अच्छा जी। अच्छा, मैं इम्पैक्ट की बात कर रही थी कि अगर हम देखें कि खातून पे क्या इसका इम्पैक्ट है, तो वो तो ये होता है कि एक ट्रॉमा में चली जाती है खातून, कि शायद सारा कसूर जो है उसका ही है और अपने आप को ही वो ब्लेम करना शुरू कर देती है। तो हालांकि सिचुएशन जो है वो इसके ऑपोजिट होती है, और इसमें यह है कि फैमिली जो है वो स्टिग्मेटाइज हो जाती है, कि लोग भी आके दुख का इजहार कर रहे होते हैं, अच्छा ये हो गया आपकी बेटी के साथ, ये हुआ है। तो ये इस तरह के कुछ जो है इम्पैक्ट आ रहे होते हैं, और खास तौर पे जो बच्चियां इसका शिकार होती हैं वो तो उनकी स्टडी जो है वो खत्म करवा दी जाती है, घर में बिठा दिया जाता है। और कुछ तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इसी डर से अपनी बच्चियों को डोमेस्टिक वर्क में साथ लेकर जाती हैं। मदर्स के बच्चियां जो है घर पे अकेली रहेंगी, और अगर वो किसी के साथ मतलब जॉइंट फैमिली में है या वो किसी रेंट की बिल्डिंग में रह रही हैं, तो उनको ये खतरा होता है कि बच्ची घर पे अकेली रहेगी और किसी किस्म का भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो एजुकेशन से उनको ड्रॉप आउट करवा के तो उनको भेज दिया, उनको ले जाती है अपने साथ डोमेस्टिक वर्क में। तो ये एक तो ये इम्पैक्ट आ जाता है कि उनकी एक तो उनका मैं कहूंगी कि बचपन उनसे छीन लिया जाता है, और इसके बाद एजुकेशन जो उनका राइट है वो हो जाता है। इसमें अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करूं कि उनका क्या रोल है, तो लॉ का जो है वो आई एग्री विद जया के लॉ बना हुआ है, इसमें बहुत सारी कह लें कि अमेंडमेंट के बाद जो चीजें हैं वो बेहतर हो चुकी हैं। तो इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों को
ज्यादा नहीं होगी। लेकिन हमारे जैसे जो सिविल सोसाइटी के अदारे हैं वो इस पे इस तरह से भी काम कर रहे हैं कि जहां पर भी हम खास तौर पे क्योंकि वीमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है तो खवातीन के साथ या बच्चियों के साथ जब भी बात कर रहे होते हैं तो इस कंपोनेंट को जरूर शेयर कर रहे होते हैं कि एक लॉ बना हुआ है जिसमें बता दिया जाता है कि हैरेसमेंट जो है वो इसका मतलब ये आ रहा है और इसमें वर्क प्लेस हैरेसमेंट का क्या सीन आ रहा है। तो इसमें हम इसको इस तरह से भी अवेयर करें ताकि एटलीस्ट बच्चियों को पता हो कि हम कहीं ना कहीं जाकर किसी लॉ के अंडर इसको कंप्लेन कर सकते हैं। और जो हमारा पिनल कोड के तहत 509 के जो बात करें तो उसमें भी ये है कि हम एटलीस्ट आप कंप्लेन उसमें जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। अदारे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि कवानीन बना देने से या अदारों को बजट दे देने से इस तरह के हालात जो है वो नहीं बदलते हैं। उसके लिए हमें इन पर प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन को भी देखना पड़ेगा कि जो अमल दरामदी अदारे हैं उनमें जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो कहीं बाइस्ड बिहेव तो नहीं कर रहे हैं। तो ये अदारों का जो रोल है वो इस तरह से भी है कि जैसे हिरासानी की कमेटियों का यहाँ पे जिक्र हुआ कि बनी हुई है लॉ के अंडर जो है वो हमने लॉ हमें बता रहा है कि इसके अंडर कमेटीज बननी चाहिए और तो कुछ अदारे जो हैं वो बहुत अच्छा इसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ये फॉलो नहीं हो रहा हमें वहां पर इसको कीनली मॉनिटर करने की जरूरत है और हम इसको कर भी रहे हैं। जैसा कि कुछ हमारे ही नेटवर्क के अदारे थे जहाँ पे हैरेसमेंट की कमेटियां मौजूद नहीं थी तो वो कि हम हमारा जो काम है वो है अवेयरनेस का, सेंसिटाइजेशन का। तो हम वहां पर उनको गाइड कर रहे होते हैं कि कमेटी जो है वो आपके अदारे में होनी चाहिए। एक यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब खवातीन जॉब के लिए जाती हैं तो ये ना देखें कि सैलरी पैकेज क्या है या वहाँ का बहुत अच्छी बिल्डिंग है। मेरा ये मानना है कि पहले अदारे विमेन फ्रेंडली माहौल खवातीन को दस्तयाब करें और खवातीन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर देखें जो पॉलिसीज या जो इन्वायरमेंट उनको दिया जा रहा है क्या वो विमेन फ्रेंडली है भी या नहीं। तो थैंक यू, यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका कि सेफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है खवातीन के लिए, लेकिन उसके साथ ज्यादा जरूरी है कि खवातीन को अपने राइट्स के हवाले से कितनी अवेयरनेस है इन लॉस करती हैं। हेलो सीमा, अगर सीमा नहीं है तो रुमाना बाजी अगर आप सुन रही हैं तो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इन 3-4 क्वेश्चंस जो हैं इनके ऊपर। जी जी, थैंक यू नाजिया। थैंक यू। मैं समझती हूँ कि कुछ बात हो गई, लॉ से रिलेटेड अवेयरनेस की बात है वो हम कर चुके हैं। जो वो खास तौर पे सिविल सोसाइटी के इदारे जिनका मैंडेट ये है उनको जो है उनके बारे में खवातीन का जानना बड़ा जरूरी है। तो उनको अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, बार बार बताना चाहिए पब्लिक में, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे भी, ताकि खवातीन जो है वो उनको अप्रोच कर सकें। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि जो कमेटीज है, मेरा उन पे क्वेश्चन है। जो इदारों के अंदर कुछ तो अभी भी नहीं बना पाए, हमने बहुत सारे इदारों को हमने एक कैंपेन चलाई, चेक किया, खास तौर पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कुछ काम करने वाले, लेकिन उन्होंने हमसे एग्री किया और उसी वक्त उन्होंने डिस्प्ले भी कर लिया और कमेटी बनाने के लिए भी। तो मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ एक बात है, लॉ बन जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पीछे भी जाना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि कमेटीज फॉर्म बहुत सारे इदारों में हो चुकी है और बहुत सारे इदारों में अभी भी हो रही है। तो वो जो कमेटी बनती है वो उस पर भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो जिस पैराए में आज हम बात कर रहे हैं ना, मैं उससे बात कर रही हूँ कि उस एंगल से अगर हम देखें तो उन कमेटीज का इंक्लूसिव होना बड़ा जरूरी है, ताकि जो खातून जो है, खास तौर पे जो एक कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाली माइनॉरिटी की खातून जो है हरासमेंट का सामना करती है, उस कमेटी में जाती है, तो उस कमेटी में उसको ये एहसास रहे कि मेरी बात इक्वल ग्राउंड्स पर सुनी जाएगी, उसका वेटेज इक्वली होगा और मुझे ट्रीट किया जाएगा इक्वली, और मैं उसी तरह मेरे लिए जो है एक वे आउट भी बनेगा और मुझे सुना जाएगा। एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट जो है वो उसको नजर आना चाहिए उस अगर कमेटी की कोई नेचर इंक्लूसिव हो जाए।
दूसरा ये है कि मैं समझती हूँ कि ये ना आइडेंटिटी एक्सेप्टेंस जो जया ने बात की थी ना, कि जब मैं अपना जो अपनी आइडेंटिटी ही डिस्क्लोज करूँ तो मेरा चैलेंज शुरू हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी का एक्सेप्टेंस का जो लेवल है, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, जो हरासमेंट को जो है वो उसका दरवाजा खोलने के लिए काफी हो जाता है। तो इसकी एक्सेप्टेंस के लिए भी काम होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के मानी को समझे और प्रैक्टिस करें। हाँ, वो खातून जो हरेस होती है, आपका सवाल था, वो जाहिर है जैसे सोनिया ने भी कहा कि स्टिग्मेटाइजेशन जो है ये बहुत बुरी चीज है हमारे कल्चर में, और इसका दूर तक फिर इसका जो है वो रिजल्ट जो है वो नजर आता है कि हर लेवल पर उसी खातून को जो ऑलरेडी विक्टिम है, उसी खातून को ऐसा स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि वो सोसाइटी में उसके लिए स्पेस जो है वो श्रिंक होनी शुरू होती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये बहुत बुरा है। हाँ, जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, NCSW है, PCSW है, या बाकी प्रोविंशियल लेवल पे जो इदारे हैं, मैं खुद भी PCSW की मेंबर रही हूँ 3 साल, तो वहां पर इदारे बड़ा सीरियसली काम करते हैं, क्योंकि PCSW में होते हुए, क्योंकि हमारा पहला बैच था पंजाब में, तो बड़ा सीरियसली काम हुआ पॉलिसी लेवल पर, हरासमेंट के लिए हेल्पलाइन और ये वो सब इंट्रोड्यूस कराया गया। उस हेल्पलाइन को भी इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले खवातीन को, जो जिन तबके की मैंने पहले बात की थी, उन्हीं के पास ना फोन होता है ना हेल्पलाइन की अप्रोच होती है, मुश्किल ये भी है। तो हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने के लिए भी हम खवातीन को मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं एक, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हम सारी खवातीन भी जो बात कर रही हैं, हम भी देखें बात कर रही हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन हमें वो खवातीन भी ढूंढनी है जो हरास हुई, जो खड़ी रही, जिन्होंने फाइट बैक किया, और फिर वो सोसाइटी ने उनको स्पेस दी और वो खड़ी हो गई। मेरे पास एक बिल्कुल बड़ी प्रैक्टिकल स्टोरी है। मेरे पास एक खातून आई जो अपना केस जो है वो बर्ड्स पर्सन के पास लेकर गई, उसने फाइट किया, उसके इदारे ने उसके खिलाफ केस लड़ा, और उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन वो थोड़े से पैसों में लड़ी अपना केस और वो जीत गई। जब वो जीत गई तब भी उसकी जॉब चली गई। जब जॉब चली गई तो सिविल सोसाइटी के इदारों ने ही, जहां जहां वो अप्रोच करती थी, उसको जॉब नहीं देते थे, क्योंकि जिस इदारे ने उसको निकाला था या जिस इदारे से उसने फाइट बैक की थी, वो इदारा पहुंच जाता था पीछे अपने कॉन्टेक्ट यूज करके उसकी जॉब खत्म करा देता था। जब मुझे उसका पता चला, मैंने उसे अपने इदारे में हायर किया, और उसको अपने इदारे में हायर करके मैंने जो GBV पे प्रोजेक्ट था, मैंने उसी में उसको हायर किया एज प्रोजेक्ट ऑफिसर, और उसमें उसको मैंने लीड दी कि वो हरासमेंट अवेयरनेस के सेशंस कंडक्ट करती थी जब, तो बड़ी बहादुरी से पहले वो अपनी स्टोरी सुनाती थी। तो स्टोरी टेलिंग जो है ये भी बड़ी बात है, ये बहुत सारी खवातीन को इनकरेज करने का काम करती है। उसने वो सारा बताती थी कि मैंने हरासमेंट कैसे फेस किया, मैंने कैसे फाइट किया, मैंने लीगल ग्राउंड पे कैसे फाइट किया, और मुझे कैसे दोबारा एक सिविल सोसाइटी के इदारे ने ही मुझे स्पेस क्रिएट किया कि मैं और खवातीन को जो है, जो हरासमेंट एग्जिस्ट तो करती है, फेस भी करती हैं खवातीन, लेकिन मैं उनको इनकरेज करूं कि वे आउट्स मौजूद है, उनको यूज किया जाए, तो उसका इफेक्टिव रिजल्ट हो सकता है। तो ये एक था जो मैं खास तौर पे ऐड करना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया रुबाना बाजी। सीमा अगर वापस आ गई है या कोई सिग्नल्स का इशू था? सीमा प्लीज सुन रही है? सीमा की आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज आ थोड़ी रही सी है कम है सीमा, आवाज थोड़ी सी कम है। इको थोड़ा ज्यादा है इसलिए ना। अब कुछ बेहतर आ रही है? अब बेहतर है सीमा, बेहतर है जी हाँ, थैंक यू सो मच। मेरी तमाम साथियों ने जो यहाँ मौजूद हैं बहुत ज्यादा इस मौजूद पे बात करिए। मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि जब हम सिविल सोसाइटी के रोल की बात करते हैं, सोसाइटी के रोल की बात करते हैं, तो नो डाउट इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है, हो रहा है, लेकिन फिर वही कहूंगी कि आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि हैरासमेंट का जो लेवल है और पॉपुलेशन है और ये मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे एग्जिस्ट करती है।
तो उसको काउंटर करना या उसको खत्म करना है, रिड्यूस करने में शायद हम सबका किरदार बहुत ही कम रहा है। इसके लिए सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए और इस तरह के हैरेसमेंट के जो केसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारे पास मौके के इदारे मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं वो नहीं। जैसे कि अभी रोमाना बैची ने एक स्टोरी बताई और उस स्टोरी को ही आप लेकर देख लें कि एक पढ़ी लिखी खातून किसी सिविल सोसाइटी के इदारे में अगर काम कर रही है तो बाकी इदारों में जब वो केस जीत के जाते हैं तो बजाय उसे इंकरेज करने के उसको डिस्करेज करके पीछे धकेल दिया जाता है। तो ये हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमेशा ही रहता है। वो खवातीन, वो लड़कियां जो किसी तरीके से अपनी हिम्मत का मुजाहरा करके सामने आ जाती हैं और अपने केसेस को रिपोर्ट करती हैं और अगर वो जीत जाती है, नहीं जीत पाती, जो भी सूरत हाल होता है, हमारी सिविल सोसाइटी का भी एक ये है कि जब तक उस केस की एक पीक तमाम इदारे जो उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस की जो बीट है वो कम होना शुरू होती है, इसलिए नहीं करता। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन क्या आया और वो खातून जो वो लड़की अब कहाँ है, किस सूरत हाल में, और उसके साथ उसकी फैमिली का क्या रवैया है। ये तो रोमाना बाजी ने जो है इनकरेज किया खातून को, मैं बिल्कुल उनकी बात पे सहमत हूँ कि उन्होंने तो इनकरेज किया, उनको तो स्पेस दिया, लेकिन इस तरह के कितनी हजारों लाखों खवातीन हैं जिनको अभी तक ऑन नहीं किया जाता। क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा, इवन शायद मैंने भी कहीं कंप्लेंट की तो उसमें यही हुआ कि मेरे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया तो मुझे उस जगह से जाना पड़ा, बजाय जिसने असॉल्ट किया या जिसकी वजह से मैंने कंप्लेंट किया जो मामला को, उस पे शायद इस तरीके से कोई उस बात को या उस शख्स को खातिर खावा जो है कोई एक्शन में नहीं लिया गया। तो ये हमारे एक अलमिया है, हमें अवेयरनेस के साथ साथ खवातीन के लिए ऐसी एडवोकेसी, ऐसी कैंपेन, ऐसी तहरीकें चलानी चाहिए जिसमें खवातीन लड़कियां ज्यादा से ज्यादा इनकरेज हो। और हमें सिर्फ उस वक्त इशू को हाईलाइट नहीं करना चाहिए जब तक वो पीक लेवल पे, उसके बाद के भी मिड इम्पैक्ट भी, उसके बाद के भी, और वो केस अगर वाइंड अप भी हो जाता है तो हमें उस खातून को बिल्कुल वैसे सपोर्ट करना चाहिए जैसे रोमाना बाजी ने की किया, उसके इदारे ने किया। बिल्कुल ये बहुत जरूरी, तभी शायद खवातीन आगे आएंगी, वरना वो भी ये सोचेगी कि अगर मैं यहाँ पे केस को जीत गई ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, बाकी इदारे मुझे डिनाई कर देगी और मेरे कैरियर पे लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इस बात को मेरे ख्याल से सोचना और उस पर अमल करना और इसको इस लेवल पे लाना वो हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू नाज़िया। बहुत शुक्रिया, आप सबकी बहुत ही प्रिसाइज रिकमेंडेशंस जो है वो निकल के आई हैं। एक तो सबसे पहले कि इम्पैक्ट जो होता है उस खातून पे, वो ट्रॉमेटाइज होती हैं, उस ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं, तो हमें जो है उसको थोड़ा सा सपोर्टिव जो है रोल प्ले करने की हमें ज़रूरत होती है। फैमिली को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत होती है कि अगर कोई खातून जो है जो इस ट्रॉमा से गुजर रही है या इस सिचुएशन से गुजर रही है, सबसे पहले तो उस केस को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया जाए, ताकि केसेस की सिर्फ नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो अपने राइट्स के लिए या उस लॉ के लिए जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बना है वो उससे जो है वो बेनिफिट जो है वो ले सके। दूसरा, इदारों का जो रोल है, बिल्कुल ठीक आपने कहा, इस सारे केसेस में जो है उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेफरेंस जो है वो दिया था कि 5008 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले 5 सालों में। इसी तरह वहां पर जो है मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा कि एक दिन के जो केसेस हैं वो 18 थे जिसकी हायरिंग लगी हुई थी, और उसमें से 2 जो है, जो जैसे जया ने कहा कि फीमेल तो है ही हैरेसमेंट का शिकार होती ही होती हैं, लेकिन मेल भी बहुत सारी जगहों पर हैरासमेंट का जो है वो शिकार होते हैं। तो 2 केसेस ऐसे थे जिसमें से सिर्फ जो मेल थे वो हैरासमेंट का शिकार हो रहे थे। गो के इदारे जो हैं वो अपना जो है वो काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से पार्टनरशिप को बढ़ाने की जरूरत है। एक तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो, दूसरा इदारे उस तरह से स्ट्रेंथन हो कि इनकी कनेक्टिविटी को जो है पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके। दूसरा जो है कि इदारे जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस लॉ के हवाले से जो है वो एडवर्टाइजमेंट करें, अवेयरनेस सेशंस जो हैं वो करें, थ्रू मीडिया जो है, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया जो है लॉ को जो है
वो बताएं कि इस लॉ के अंदर क्या है, इसकी सजा कितनी देर की है, इस पे जुर्माना कितना है। जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस होगी तो लोग जो हैं इससे फैसिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो इदारों को डिस्ट्रस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट इदारे तो जो है वो कुछ भी नहीं करते हमारे लिए, तो सबसे जरूरी है कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी और सोसाइटी के अंदर इसकी अवेयरनेस देने की जरूरत है, जिसमें सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले कर सकती है। खासतौर पर जो खवातीन के लिए काम करने वाले इदारे हैं वो ज्यादा इसकी अवेयरनेस जो है वो दे सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने भी यहाँ पर जिक्र किया, इदारे जो हैं वो फंक्शनल होने की जरूरत है। गो के पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस तरह से स्ट्रांग नहीं है, इन इदारों को जो है और फंक्शनल जो है वो किया जा सके। तो वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी कंसर्न, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप में से कोई जो है कोई ऐसी बात जो रह गई है, आप चारों में से रुमाना बशीर साहबा, सीमा, सोनिया पत्रस और जया जगी, आप में से कोई भी कोई ऐसी बात जो रह गई है रिकमेंडेशंस के हवाले से आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो फाइनली आफ्ताब साहब जो हैं ऑफिशियली आप सबका बहुत जो है वो शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना टाइम जो है वो स्पेयर किया हम सब के लिए, और ख़ास तौर पर अपनी कम्युनिटी के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बसती है। खवातीन जो है, मैंने सुना भी और पढ़ा भी है कि किसी भी कौम के अंदर एक रूह का जो है वो रोल अदा कर रही होती है, एक सोल होती है जो कि उस कौम के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है अगर उसको प्रोडक्टिव तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाए। थैंक यू। आप में से चारों में से कोई ऐसी बात या रिकमेंडेशन जो छूट गई है, बहुत कंक्रीट सा पॉइंट जो कि हम जो है वो दे सकें अपनी पब्लिक के लिए, अपने गवर्नमेंट इदारों के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए। थैंक यू। नाज़िया बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी बात इदारों के ऊपर हो चुकी है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल हो। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी कि जब हम ये सोचते हैं कि ये असल में इस चीज़ का रूट कॉज क्या है, ये मसाइल आ कहाँ से रहे हैं, और खासकर हम हरासमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की करें, मेरी एक रिकमेंडेशन और कॉल टू एक्शन जो मुझे लगता है कि एक जगह जहाँ जिसके थ्रू हम शायद ये बेहतर हल ले सकते हैं अदारों तक भी पहुँचने से पहले, वो पेरेंटिंग है। मैं एटलीस्ट अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये जितने भी मसाइल हैं वो बेहतर पेरेंटिंग ना होने की वजह से है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरह से किसी भी पेरेंटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये उनसे एक गुजारिश है कि वो, क्योंकि आप जब एक इंसान की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक शख्स है जो उसने अगेन उसी इदारों में जाके बैठना है, तो वो जो पेरेंटिंग है उसको खुद भी सीखे और उसको बड़े कॉन्शियस अंदाज में करें। मेरी जाती राय यही है कि अगर हम पेरेंटिंग के ऊपर, कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर काम करेंगे तभी जाके मसाइल का हल होगा। अदरवाइज आपके इदारों में जिनकी अभी हम बात करें उनमें उन्हीं लोगों ने वापस जाना है, तो अगर उधर ही जाके वही लोग बैठेंगे जो सेंसिटिव इनफ नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज। ओवर टू यू नाज़िया। कोई और बात करना चाहे? जी, एक तो आपने बात की सोनिया और सीमा में ना क्लैश हो जाता है थोड़ा सा बात करते हुए। चले पहले सोनिया को सुन लेते हैं फिर सीमा। सीमा, इज इट ओके? जी जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं कहना चाह रही थी कि जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिकमेंडेशन देना चाह रही हूँ कि इनको डिले ना किया जाए। इनकी सुनवाई जो होती है वो अगेन सोनिया आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा, अभी मुझे बताइएगा, क्लियर आ रही आवाज? अच्छा, मैं इसमें कहना चाह रही हूँ कि जो हरासानी के केसेस होते हैं उनमें जो केस की एक प्रोसेस होता है वो बहुत जो है वो लेंथी नहीं होना चाहिए, उसको डिले में नहीं डालना चाहिए। ये हमारे जो अदारे हैं जस्टिस के, उनके लिए मेरे जहन में आता रहता है कि खवातीन जो है वो बार बार चक्कर लगाती रहती हैं। तो ये एक इस प्लेटफॉर्म से रिकमेंडेशन होगी। और दूसरा ये कि जो हमारे कानूनी ढांचा है इसको इसकी रसाई जो है वो हमें और इन अथॉरिटीज को निचली सतह तक लाने की जरूरत है। ये जो हमारे यूनियन काउंसिल की सतह पर सिस्टम है उनको भी मतलब यहाँ तक भी होना चाहिए कि उनकी केसेस की रसाई जो दाद रसाई जो है वो इस सिस्टम के थ्रू होनी चाहिए। और इसमें जीरो टॉलरेंस जैसी जो पॉलिसीज हैं उनको अपनाने की जरूरत है। और जो सियासी पार्टी हैं खास तौर पर उनको फोकस करना चाहिए कि जो लेबर विंग है, जो विमेन विंग है और जो यूथ विंग जैसे इकदामात में खवातीन को शामिल किया जाता है, उनमें सिर्फ खवातीन को कह ले कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ही ना उनको महदूद रखा जाए, बल्कि जो उनकी पार्टिसिपेशन जो है उसको भी इंश्योर किया जाए। थैंक यू।
जी थैंक यू सोनिया। सीमा प्लीज। सीमा आप सुन रही हैं मुझे? रुमाना बाजी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो कोई कंक्रीट पॉइंट आपका जो आप लास्ट पे देना चाहें। मेरी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है टू स्टॉप हैरेसमेंट वो ये है कि खवातीन को सबसे पहले अपने पे काम करने की ज़रूरत ये है कि वो अपने आप को टॉप पोजीशन के लिए तैयार करें, क्योंकि सबऑर्डिनेट होना खातून को जो है वो उसके लिए एक स्पेस बन जाती है हैरेसमेंट की। अगर वो टॉप पोजीशंस पे हैं, ऑल्दो के वहाँ आपने कहा कि हैरेसमेंट होती है, लेकिन उसका ना जो इम्पैक्ट है वो फिर कम हो जाता है और वो उसको स्टॉप करने के लिए उनके पास एक पावर भी होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक लिखी पढ़ी बात है कि पावरफुल होना भी बड़ा जरूरी है, और पावरफुल जो है वो आप इल्म से हो सकते हैं और फिर उसके साथ ही आपकी पोजीशन आती है। तो एक तो ये चीज़ है, ये खवातीन को हमें इनकरेज करते रहना चाहिए। दूसरा ये है कि वो खवातीन जो बोलने के लिए, अपना केस रजिस्टर करने के लिए करेज रखती हैं, उनको भी हमें मोटिवेट भी अप्रिशिएट भी करना चाहिए और वो दूसरों के लिए एक इनकरेजमेंट का सोर्स साबित हो सकती है। तीसरा जो ये है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ हमें लाइजन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अंधेरे की बात नहीं है। गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि हर प्रोविंशियल लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी हमारे पास इदारा मौजूद है, वहाँ से इंसाफ मिलता है खवातीन को। और ऐसी ऐसी वहाँ पर खवातीन लगाई गई हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो वाकई बहुत सारा उनके पास ऑलरेडी उनके हिस्ट्री भी है और काम करने की जरूरत रखती हैं और खवातीन को इनकरेज करने वाली खवातीन है। जैसे करंटली नीलोफर बख्तियार हैं, जो हमें पता है मिनिस्टर भी रही हैं और बड़ी दबंग खातून हैं, और वो साइन ऑफ इनकरेजमेंट है फॉर विमेन और फेडरल में बैठी हैं एज NCSW चेयरपर्सन। फौजिया वकार आ गई हैं एज ए बर्ड्स पर्सन जो फेडरल में है, वो PCSW की चेयरपर्सन भी रही हैं पंजाब में। तो बड़ा जबरदस्त खवातीन है। ये वो खवातीन है जो दूसरी खवातीन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। तो कुछ रोल मॉडल जो खवातीन है उनकी तरफ भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है, और जो कमजोर खवातीन है वो उनसे एक स्ट्रेंथ लेंगी। और सोसाइटी इसी तरह देखें यहाँ तक पहुंची है, कभी हरासमेंट का लॉ हमारे पास नहीं मौजूद था, और मैं खुद गवाह हूँ, मैं उस प्रोसेस में रही हूँ जब हम ये हरासमेंट का लॉ जो है वो ड्राफ्ट कर रहे थे। तो मीटिंग्स राउंड्स होते थे और हमें नहीं पता था हमारी लाइफ में कभी हरासमेंट लॉ पास हो जाएगा। तो आज वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे बाद आने वाली खवातीन के लिए अगर हमने एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना है, उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करनी है हमने कि वो फुली परफॉर्म कर सके, तो हमें आज जो जितना काम हो गया उससे आगे बढ़ के हमें अब और इस फिजा को खोलना है, अपनी हिम्मत से, अपनी टेक्निक से और अपने नॉलेज से, और स्टैंड करना है सोसाइटी के साथ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुमाना बाजी आपका, कि आपने बहुत ही कंक्रीट से रिकमेंडेशंस जो है वो दी हैं कि किस तरह से जो है हम अपनी सोसाइटी को जो है वो हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं हैरेसमेंट को, या उसको जो है नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे जो है वो डिक्रीज किया जा सकता है। अभी आफ्ताब साहब आपके पास फ्लोर है। मेरी एंड से जो है वो चीजें काफी हद तक जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। 1 घंटे का था लेकिन हम उसको थोड़ा सा लंबा ले गए। बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दी कि हम अपनी बात को जो है वो कर सकें। वो कि एक बहुत ही एक खास टॉपिक था, इस पे बहुत ही ज्यादा और बात करने की जरूरत थी। डिस्कशन को जो है और भी बढ़ाया जा सकता था, मतलब बढ़ाने से मतलब कि हम केस स्टडीज जो है यहाँ पर शेयर कर सकते थे, कुछ ऐसी जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की। तो ओवर टू यू आफ्ताब साहब के आप एंड पे जो है आपके क्या इस पे हैं सजेशंस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाजिया। मेरी नज़र में जो हरासमेंट है वो मुआशरती रवैये का एक बुरा अमल है,
और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि पाकिस्तानी मुआशरे में और बाकी भी दुनिया के बहुत दूसरे कई मुआशरों में औरतों को छेड़ना एक मर्दानगी की अलामत समझी जाती है। इंतहाई शर्म की बात। मैं नेमिंग एंड शेमिंग के पर्सनली खिलाफ हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं साउथ इंडिया की औरतों की। साउथ इंडिया में जो एनजीओज हैं उनकी काफी रिस्पेक्ट है और उन एनजीओज की वजह से उनका प्रेशर है मीडिया पर भी और लोकल गवर्नमेंट्स पर भी, और उन्होंने वहां पे औरतों को तैयार किया गांव-गांव में जाके, क्योंकि वहां पे मर्द जो हैं वो शराब काफी पीते हैं और वो शराब पीने के बाद औरतों को मारते हैं घर में आकर। तो उन्होंने औरतों को तैयार किया और औरतों के ग्रुप बनाए, और जब भी कोई मर्द शराब पीकर आता और किसी औरत पर हाथ उठाता तो वो 3 दिन तक पूरा मोहल्ला जो है, पूरा गांव उस मर्द का बायकॉट करता, उसको ना कोई खाना देता और ना कोई बाहर निकलने देता। और अब वहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि वो जन्नत का मंजर पेश कर रहा है वो इलाका, लेकिन ये औरतों पर तशद्दुद का जो अमल है वो काफी हद तक कम हो गया। मैं समझता हूँ कि इसमें 5 जो एक्टर्स हैं उनका बहुत अहम किरदार है इस बहस को आगे बढ़ाने में, बहस को जारी रखने में और इस इशू के हल के लिए। एक लेजिस्लेटर्स जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है, इंटेलिजेंशिया जिसमें मीडिया भी है, और रिलीजियस लीडर्स और सिविल सोसाइटी, और अल्टीमेट इसकी तमाम तर जिम्मेदारी स्टेट पर आयद होती है कि वो तमाम शहरियों को एक बाइज्जत और महफूज जिंदगी अता करे। मैं समझता हूँ कि इसमें जो अहम तरीन चीज है वो मैसेजिंग है कि हमारा मैसेज क्या है। मेरे ख्याल में ये बहुत क्लियर मैसेज है कि हर जो इंसान है, रिस्पेक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, उसका कोई भी जेंडर हो सकता है, उसका कोई भी मजहब हो सकता है, उसकी कोई भी नस्ल हो सकती है, लेकिन हर इंसान को एक बाइज्जत जिंदगी का हक मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज जो हमारे नाजरीन हमारे साथ तब तक जुड़े रहे और आखिर तक उन्होंने प्रोग्राम को देखा और हमें कुछ कमेंट्स भी किए। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के अपने मुकर्रीन का, जिन्होंने ना सिर्फ इस डिबेट को आगे बढ़ाया बल्कि उन्होंने हम सबको एजुकेट भी किया। बहुत सी नई बातें हमें सुनने को मिली। मैं खुद पर्सनली बहुत एजुकेट हुआ। मुझे शुक्रिया अदा करना है मोहतरमा रुमाना बशीर साहिबा का, सीमा महेश्वरी साहिबा का, सोनिया पत्र साहिबा का और जिया जागी साहिबा का, कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला और इतनी भरपूर गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की। और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी नाज़िया सरदार साहिबा का, जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती के साथ चलाया। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, आपकी नज़र में प्रोग्राम कामयाब, तो इसका तमाम सेहरा नाज़िया के साथ। इसके साथ ही हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आखिर में जाते-जाते मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने इर्द-गिर्द रहने वाले इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा-सा अमल बहुत से इंसानों की ज़िंदगी में रोशनी भर दे। खुदा हाफ़िज़।